गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है व्यष्टि एवं समष्टि, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो, और ये एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर है इसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात हो जाए कि माइक्रो क्या है। सबसे पहले माइक्रो के बारे में, व्यष्टि के बारे में बात करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने व्यष्टि के कुछ चीज़ें देखी थी जो डायनेमिक और जो स्टैटिक है उनसे लिंक होते हुए कहीं न कहीं आप देखी थी उनसे संबंधित। तो कहने का मतलब है आपने जो व्यष्टि और समष्टि, डायनेमिक और स्टैटिक से संबंधित कहीं न कहीं चीज़ें देखी थी, लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो पर्टिकुलर माइक्रो एंड मैक्रो ही है। सबसे पहले माइक्रो की बात कर रहे हैं हम, तो माइक्रो ये, इसके बारे में यदि कोई इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये है कि यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ बड़े समूह का भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन वो किसी स्थान विशेष से संबंधित हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है माइक्रो का मतलब किसी छोटी चीज़ से होता है या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से होता है। तो सूक्ष्म की बात करें तो एक सिंगल इकाई का यहाँ अर्थ समझा जाता है। सिंगल इकाई का मतलब है यदि हमें देश के टोटल कॉलेजों की जानकारी लेनी है तो देश के टोटल कॉलेज तो अलग है, लेकिन एक कॉलेज की बात करते हैं उनमें से, तो वो होता है माइक्रो, और देश के सारे कॉलेज बात करते वो तब मैक्रो का टॉपिक हो जाता है, यानी समष्टि का। तो व्यष्टि का मतलब किसी एक इकाई का अध्ययन। तो सिंपली इसका जो अर्थ है वो हमें इसी और इंडिकेट करता है कि माइक्रो अर्थशास्त्र के अंतर्गत है या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम सिंगल इकाइयों का या व्यक्तिगत इकाइयों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और व्यक्तिगत इकाइयाँ यदि हम कहें कि किसी बड़े स्तर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, वो भी माइक्रो हो सकता है, यानी व्यष्टि हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक है, हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, भारत की जनसंख्या की, तो वो तो पूरे देश की जनसंख्या की बात करें तो वो क्या टॉपिक हो गया उस कंडीशन में, वो मैक्रो है, समष्टि। लेकिन हम बात करते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या की, तो राजस्थान भारत का एक छोटा सा हिस्सा ही है, ठीक है, यानी राजस्थान है जो एक भारत का हिस्सा है, लेकिन पूरे देश की जनसंख्या का तो आंकलन नहीं करें। तो इसलिए जब राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करेंगे तो वो माइक्रो ही होगा, व्यष्टि होगा, चाहे उसके आगे कुल लगा दिया हो। कुल लगाने से ये समझ में आता है सीधा सा कि यह समस्त हो गया, यानी समष्टि का क्षेत्र हो गया। लेकिन कुल कई जगह ऐसी भी जगह होती है जहाँ कुल का प्रयोग है तो हम माइक्रो के साथ भी लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या की बात करें तो वो माइक्रो ही है, न कि वो मैक्रो है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देश की कुल जनसंख्या का वो एक छोटा सा हिस्सा है, राजस्थान की जनसंख्या है जो। तो इस तरीके से इसमें कहने का मतलब है कुल का भी अध्ययन किया जाता है, टोटल का भी, लेकिन वो एक स्थान विशेष या क्षेत्र विशेष से संबंधित हो सकता है। तो इस प्रकार यदि व्यष्टि की बात करें तो आप शायद समझे होंगे कि इसमें व्यक्तिगत या छोटी इकाइयों का अध्ययन होता है। तो व्यक्तिगत इकाइयों का यदि बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि व्यक्तिक फर्म, किसी एक फर्म का, व्यक्तिक का मतलब एक, ठीक है, इसको व्यक्तिगत भी लिख सकते हैं। तो व्यक्तिक फर्म, व्यक्तिक उद्योग, व्यक्तिक कीमत, व्यक्तिक उत्पादन, व्यक्तिक
विनियोग आदि। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल इसको बोलते हैं, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, इंडिविजुअल प्राइस, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट आदि। तो ये यदि व्यक्तिगत हो जाता है, ठीक है, या इनको पर्सनल भी बोल सकते हैं, पर्सनल फर्म होगी, पर्सनल उद्योग होगा। तो कहने मतलब है यदि ये सिंगल इकाइयाँ हैं, यदि केवल एक का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो उस कंडीशन में इनके आगे यदि इन सारे नामों का आगे हम व्यक्तिक लगा देते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये किसका क्षेत्र हो जाता है? ये व्यष्टि का क्षेत्र हो जाता है। और इनके आगे कुल लगा दिया जाए, टोटल लगा दिया जाए, तो ये फिर किसका क्षेत्र हो जाएगा? ये समष्टि का हो जाएगा। तो जिन नामों के आगे आप व्यक्तिक या व्यक्तिगत देखते हो तो वो क्षेत्र है जो किसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं? वो माइक्रो अर्थशास्त्र है, ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके अंतर्गत इसके मुख्य मुख्य टॉपिक है। तो एक डेफिनेशन की बात करते हैं जो एक अर्थशास्त्री ने दी है। तो प्रोफेसर चैम्बरलिन कहते हैं, प्रोफेसर चैम्बरलिन, व्यष्टि मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है। व्यष्टि मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है एवं व्यक्तिगत अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। तो यदि हम बात करें कि इस चैम्बरलिन की परिभाषा की, तो इसके अनुसार भी ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक है, ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ये व्यक्तिगत व्याख्या पे ही आधारित है। और व्यक्तिगत एक व्यक्ति किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से अन्य जो फर्में एक दूसरे से जो संबंध रखती है, या उन जो व्यक्तिगत इकाइयों का अन्य इकाइयों के साथ किस तरीके से संबंध रहता है, उसके बारे में ये क्या करता है? डिस्कस करता है, संबंध की व्याख्या करता है, अध्ययन करता है। तो ऑल ओवर घुमा फिरा कर हम यदि बोलें तो इसका मतलब यही आता है कि व्यष्टि मॉडल है या व्यष्टि अर्थशास्त्र है जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है और उनसे संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करता है, या उनसे संबंधित समस्त प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं जो अर्थव्यवस्था में चल रही है सिंगल इकाइयों से संबंधित, उन सभी को हम इसी के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं या उनका ये अध्ययन करता है। तो ये सारा टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाता है, व्यष्टि के अंतर्गत आ जाता है। बात करते हैं समष्टि की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में और व्यष्टि अर्थशास्त्र में थोड़ा सा भेद है, आप समझ पाओगे। समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें तो कुल उत्पादन, यानी देश के कुल उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। कुल विनियोग, देश का टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देश का कुल विनियोग की बात करें, ठीक है, एक व्यक्ति के विनियोग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक संस्था के, एक फर्म के विनियोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के टोटल विनियोग की बात करते हैं। हाँ, कुल व्यय
देश में टोटल जो खर्चा हो रहा है उसकी बात करें, यहाँ टोटल एक्सपेंसेस, और कुल फर्म, इसके आगे ये जो नाम लिखे हमने इनके आगे टोटल लगते ही ये क्या हो जाता है, समष्टि का क्षेत्र के अंतर्गत ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक और आता है सामान्य कीमत स्तर। जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, सामान्य कीमत स्तर है जो इसी के अंतर्गत शामिल होता है, समष्टि के अंतर्गत। सामान्य जो कीमत स्तर है वो किस तरीके से निर्धारित होता है, देश की कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा जो एक प्राइस लेवल तय किया जाता है, हम उसे किस रूप में समझते हैं, सामान्य कीमत स्तर के रूप में समझते हैं। यदि डायग्राम के द्वारा यदि आप समझना चाहो तो आप समझ सकते हो सामान्य कीमत स्तर किस तरीके से दर्शाया जाता है। किसी वस्तु की यदि प्राइस और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, इधर मांग एवं पूर्ति मात्रा हो जाएगी और इधर कीमत। किसी वस्तु की देश की कुल मांग इतनी है, ठीक है, जिसे हम मांग वक्र के रूप में दर्शाते हैं, और कुल पूर्ति है जो SS, इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। ये है सामान्य कीमत स्तर इसका, ये प्राइस है और इस क्वांटिटी पे ये प्राइस तय हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम है। तो सामान्य जो कीमत स्तर है, ये जो प्राइस है, ये किसके द्वारा तय हो रहा है, ये समष्टि मॉडल के द्वारा। ठीक है, तो सामान्य कीमत स्तर ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं सारी की सारी जो किस मॉडल या किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल हो जाती है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल हो जाती है। कोई भी ये सारे टॉपिक है, इनके आगे कुल लगते ही क्या हो जाएंगे, ये समष्टि के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। वैसे यदि सिंपली यदि समष्टि की बात करें तो समष्टि का मतलब समस्त से होता है। आप सिंपली इसका अर्थ लगाओ तो समस्त यानी टोटल, कुल से लगा सकते हो। जब समस्त का एक साथ अध्ययन करेंगे, ठीक है, समस्त अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन किया जाता है किसी भी टॉपिक से लेकर के, तो वो सारा का सारा टॉपिक किससे संबंधित हो जाता है, वो समष्टि से होता है। तो समष्टि का मतलब आप समस्त से लगा सकते हो। समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है और समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो यदि समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में यदि थोड़ा सा और अपन डिस्क्राइब करें तो घुमा फिरा के यदि सिंपली इसका अर्थ आ रहा है वही है और नया कुछ नहीं है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समस्त इकाइयों का एक साथ अध्ययन किया जाता है और समस्त इकाइयों के बीच में, ठीक है, अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उनका संतुलन किस तरीके से हो रहा है, सामान्य प्राइसिंग कैसे तय हो रहा है, आदि सारी चीजें हैं जो इसी का ही क्षेत्र है। तो आपने व्यष्टि और समष्टि के बारे में थोड़ा जाना। थोड़ा समष्टि के बारे में एक डेफिनेशन की ओर बात कर लेते हैं जो प्रोफेसर के द्वारा दी गई है। तो प्रोफेसर बोल्डिंग कहते हैं, प्रोफेसर बोल्डिंग, इनके अनुसार क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं है। समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं बल्कि उनके योगों का अध्ययन है। तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं बल्कि उनके योगों का। यदि हम बात कर लेते हैं उत्पादन की, तो किसी एक जने का उत्पादन की बात नहीं करें, देश के सारे लोगों के उत्पादन की बात करें, उनके योग का। ठीक है, देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उनका योग क्या होता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र है। तो आप समझ रहे होंगे शायद कि ये जो इनकी डेफिनेशन है ये क्या कह रही है कि एक का अध्ययन नहीं है जबकि उनके कुल के अध्ययन का, ठीक है, कुल का अध्ययन कर रहे हैं उन सभी चीज़ों का। तो इस तरीके से आपने आज बेसिक इसका जो जाना व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो और मैक्रो यानी समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र ये एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर है। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।